एजेंट भली बात ये बात जानता है, क्योंकि अगर 006 ने उससे पहले उसकी फैमिली पर अटैक किया होता तो सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी होती। लेकिन तब भी एजेंट अपनी स्नाई लाइफ को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। 006 ने कहा कि वो गायब होने से पहले एजेंट की सारी इन्फॉर्मेशन मेसअप कर देगा। उसने 001 से उसका रियल नाम पूछा और ये जान कि उसका नाम यू एजेंट है, वो भी अपना रियल नेम रिवील करता है। 006 का नाम लियाम है और उसने एजेंट से कहा कि वो आज 10 सालों बाद दोबारा नाम एक्सचेंज कर रहे हैं और उसके बाद लियाम वहां से चला जाता है। एजेंट देर रात अपने घर पहुंचा। इसके बाद वो डायोन और ग्रैंडपा से अपनी इंजरीज को छुपाते हुए अपने रूम में आ जाता है। उसने सुखजू को भी थैंक यू कहा और अगली सुबह हम एजेंट को क्लास के बाहर सुखजू का इंतजार करते देखते हैं। वो सुखजू से पिछली रात के इंसिडेंट के बारे में बात करने आया था। उसने बताया कि जिस व्यक्ति से उसका पिछली रात सामना हुआ, एजेंट पहले उसके साथ ही काम किया करता था। एजेंट ने इसके अलावा और कुछ भी रिवील नहीं किया और साथ ही में सुखजू से उस व्यक्ति को आगे इन्वेस्टिगेट करने से भी मना किया। एजेंट ने इतना कुछ भी इसीलिए बता दिया क्योंकि सुखजू ने उसकी हेल्प की थी। सुखजू भी कहता है कि वो एक बार एजेंट को इन्वेस्टिगेट कर गलती कर चुका है और वो दोबारा इसे नहीं दोहराएगा। वहीं स्कूल के बाहर डायोन एजेंट का इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक एक लड़का उसके पास आकर उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगने लगता है। इससे डायोन हैरान हो गई और उसने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने से मना किया। तभी उस लड़के का बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया और उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। वो लड़का डायोन को धमकाने लगा कि तभी किसी ने पीछे से उसके सर पर जोर से हिट किया। एजेंट के दोस्त वहां पहुंच चुके थे और ली ने उस लड़के को हिट किया था। वो लड़का उन्हें गुस्से में घूरने लगा, लेकिन तभी ली उसे दोबारा हिट करता है। ये देख कि उनसे जीत नहीं सकता, वो लड़का अपने दोस्त के साथ ये कहकर वहां से चला गया कि वो उन्हें सबक जरूर सिखाएगा। डायोन ने भी ली का शुक्रिया किया, जिससे वो शर्मा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाइसू अपनी गैंग के साथ वहां पहुंच गया है। जिस लड़के को ली ने हिट किया था वो टाइसू का छोटा भाई है और टाइसू यहाँ उसके भाई को बुली करने वाले से हिसाब बराबर करने आया था। जिनके साथ हुए इंसिडेंट से उनकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई है और इसीलिए उस लड़के से बदला लेकर वापस सब में अपना डर बैठाना चाहते हैं। उसके भाई ने डायोन की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि उस लड़की के दोस्तों ने उसे मारा था, लेकिन टाइसू देखता है कि डायोन के साथ एजेंट है। उसकी आत्मा काम गई, जिसके बाद वो अपने भाई को ही मारने लगा क्योंकि वो यहाँ उन्हें दोबारा पिटवाने लाया था। आगे हम देखते हैं कि रात में एजेंट के पास एक अननोन नंबर से कॉल आया और कॉल पर 006 था। वो बताता है कि उसने वो फेक एविडेंसेस एजेंट की लोकेशन से बहुत दूर प्लांट कर दिए हैं। जब वो इस कंट्री से जाएगा तो दूसरी कंट्री में भी एजेंट के ट्रेसेस छोड़ देगा, जिससे अच्छी खासी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। 006 को एक बड़ी फनी सिचुएशन लगी क्योंकि एजेंट जिसे डेड समझा जाता है वो जिंदा है और वहीं 006 जिंदा होते हुए भी अपनी फेक डेथ की एक्टिंग कर रहा है। वो कहता है कि उनकी फाइनल कॉल है क्योंकि इसके बाद वो कभी भी नहीं मिलेंगे। एक दूसरे को अपना ख्याल रखने के लिए कहते हुए ये कॉल भी कट हो जाती है। अगले दिन एजेंट के दोस्तों से डायोन के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताया। सुखजू सीरियस टोन में पूछता कि वो लोग कौन थे और गोसो खाई का नाम जान वो और एजेंट अलर्ट हो जाते हैं। वो इस मामूली से इंसिडेंट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने लगे, लेकिन यूना उन्हें बताती कि डायोन हमेशा से स्कूल में पॉपुलर रही है और हर लड़का उसकी क्यूटनेस से अट्रैक्ट हो जाया करता था। ये सुनकर एजेंट और ज्यादा चिंतित हो जाता है, लेकिन वो और सुखजू एक बार इस सिचुएशन को कंफर्म करना चाहते थे तो वो स्कूल के बाद टाइसू से मिलने की सोचते हैं। इधर टाइसू को पता चला कि लोगों में से उनका डर खत्म होता जा रहा है। एवरेज हाई स्कूलर्स जो पहले उनसे डरते थे अब उन्हें इग्नोर करने लगे हैं। इंचन कहता है कि उन्हें दोबारा लोगों में अपना डर बैठाना होगा और टाइसू भी ऐसा करने के लिए तुरंत रेडी हो जाता है। तभी एजेंट और सुखजू वहां आ गए और पूरी गैंग उन्हें देख सहम गई। एजेंट टाइसू से पूछता है कि उन्होंने उसकी बहन को अप्रोच क्यों किया। टाइसू कुछ भी समझ नहीं पाया, लेकिन तभी उसे पिछले दिन का इंसिडेंट याद आया और वो पूछता कि क्या वो लड़की उसकी बहन है। एजेंट और सुखजू उसे घूरने लगे और टाइसू ने बताया कि उसका भाई बस रैंडमली उस लड़की से बात करने गया था। उन्होंने ये सोचकर उसे अप्रोच नहीं किया कि वो एजेंट की बहन है। वो तो ये जानते भी नहीं थे। एजेंट उन्हें देख समझ गया कि वो सच कह रहे हैं, जिसके बाद बिना किसी बवाल के वो और सुखजू वहां से चले जाते हैं। गैंग मेंबर्स इतना ज्यादा डर चुके हैं कि वो लोगों के मन में डर बैठाने वाले मिशन को पोस्टपोन कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एसडब्ल्यू के सीईओ को उनका सेक्रेटरी इन्फॉर्म करता है कि उनकी रैपिड बिजनेस ग्रोथ से मार्केट में खलबली मच चुकी है, जिससे उनके कई खतरनाक दुश्मन भी बन चुके हैं। अगले दिन उन्होंने एजेंट को मिलने बुलाया और उससे कुछ सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या उसकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। एजेंट ने जवाब दिया हाँ। उन्होंने स्कूल लाइफ के बारे में भी पूछा, जिस पर एजेंट कहता है कि सब ठीक है। इसके बाद उन्होंने पूछा कि उसे कोई परेशानी तो नहीं है और एजेंट ने जवाब दिया नहीं। वो उनके सभी सवालों को एक या दो वर्ड में जवाब दे रहा था, जिससे ये वन वे कॉन्वर्सेशन बनकर रह गई। एजेंट ने आगे कहा कि अगर वो कुछ और नहीं पूछना चाहते हैं तो अपनी ट्रेनिंग पर लौटना चाहेगा क्योंकि वो लेट हो रहा था। एजेंट ट्रेनिंग करने आ गया, मगर कोई और भी उसकी ट्रेनिंग को ऑब्जर्व कर रहा था। जी अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ वहां मौजूद है और वो यही बात कर रहे थे कि एजेंट आजकल ट्रेनिंग में ज्यादा स्टैंड आउट नहीं कर रहा है। अब तो बाकी बॉडीगार्ड्स को भी लगने लगा है कि पहले दिन एजेंट का उन दोनों बॉडीगार्ड्स को हराना महज एक इत्तेफाक था, लेकिन बॉडीगार्ड जानता है कि एजेंट खुद को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि बाकी सब उसके स्किल्स को नोटिस करें। लेकिन सच तो ये है कि उसकी एथलेटिक एबिलिटीज और सिचुएशनल अवेयरनेस एसडब्ल्यू की फोर्सेस से बहुत ज्यादा है। ये सुनकर जी एक्साइटेड हो गई और उसे अपनी और लेफ्टिनेंट की हाल ही में हुई मीटिंग याद आ गई। ग्रेयॉन रेस्क्यू मिशन के बाद लेफ्टिनेंट और जी दोबारा मिले थे, जहां लेफ्टिनेंट ने घबराते हुए उससे पूछा कि क्या वो अभी भी उस लड़के को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेफ्टिनेंट को एजेंट का नाम याद था और ये जी को विचित्र लगा क्योंकि बस एक ही नजर में लेफ्टिनेंट को एजेंट का नाम याद हो गया था। साथ ही में लेफ्टिनेंट नर्वस न होने की बहुत गंदी एक्टिंग भी कर रहे थे और जी ने जैसे ही रिवील किया कि उसने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी है, लेफ्टिनेंट का चेहरा चमक उठा, जिससे जी भी समझ गई कि जरूर एजेंट और लेफ्टिनेंट पहले से एक दूसरे को जानते हैं। क्योंकि आज एजेंट की बॉडीगार्डिंग टर्न है तो वो जी के साथ ही ट्रैवल कर रहा था। कार में जी ने एजेंट से पूछा कि क्या वो लेफ्टिनेंट कैंग को
जानता है क्योंकि वो उसके फियांसे हैं। एजेंट झट से चौंक गया और जीए को घूरने लगा। उसे लेफ्टिनेंट की बातें भी याद आई जब वो अपनी फियांसे से मिलने आए थे। जीए का शक भी यकीन में बदल गया क्योंकि एजेंट के रिएक्शन से कंफर्म हो चुका था कि वो लेफ्टिनेंट पहले से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जीए देखती है कि ये पता लगता है कि वो लेफ्टिनेंट की फियांसे है। एजेंट उसके सामने एक रिस्पेक्टेबल पोस्चर में आ जाता है। सभी लोग ऑफिस पहुंच गए और बॉडीगार्ड्स भी ड्यूटी स्विच कर रेस्ट करने लगे। जीए वॉशरूम में है और 2 बॉडीगार्ड्स उसकी सेफ्टी के लिए बाहर ही खड़े थे। तभी वॉशरूम में एक लेडी जो पहले से ही वहाँ मौजूद थी जीए के पास आकर खड़ी हो जाती है। उसने अचानक जीए के मुंह पर टिश्यू रख उसे कुछ सुंघाया जिससे वो तुरंत बेहोश हो गई। बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स को भी उसके साथी ने बेहोश कर दिया और वो जीए को किडनैप कर वहाँ से जाने लगे। तभी एजेंट और सीनियर बॉडीगार्ड को भी इस इंसिडेंट की जानकारी मिली और बॉडीगार्ड तुरंत सारे एग्जिट्स को क्लोज कर सीसीटीवी चेक करने को कहता है। मगर एजेंट वहाँ नहीं रुका और तुरंत सिचुएशन को एनालाइज करने लगा। या तो किडनैपर्स कार से एस्केप करेंगे या फिर करंट सिचुएशन को एसेस करने का वेट करते हुए बाद में एस्केप करने की कोशिश करेंगे। वो भागकर सीधे पार्किंग में आ गया जहाँ उसे एक आदमी कार के पास दिखा, लेकिन करीब पहुंचते ही वो देखता है कि वो आदमी तो बस एक सिविलियन था। तभी उसे कार स्टार्ट होने की आवाज आई और वो भागकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। इस कार में किडनैपर्स थे जो बिना रुके वहां से एस्केप करने की कोशिश करते हैं। वो एजेंट पर गाड़ी चढ़ाने वाले थे मगर वो उन्हें डॉज करते हुए बाकी बॉडीगार्ड्स उसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। उसने तुरंत गाड़ियों के ऊपर से जंप करते हुए किडनैपर्स की कार को पकड़ा और उस पर लटक गया। वो देखता है कि बाकी बॉडीगार्ड्स कार को रोकने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो काफी लेट हो चुके थे। किडनैपर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और उनकी गाड़ी बॉडीगार्ड्स के बीच में से निकलते हुए पार्किंग लॉट से बाहर चली जाती है। उसने एजेंट को गिराने के लिए गाड़ी जिगजैग घुमाई लेकिन एजेंट किसी तरह अपनी पकड़ बनाए हुआ था। तभी उसे लेफ्टिनेंट की बातें याद आ जाती हैं। एक बार पहले जब एजेंट ने उनसे पूछा था कि फैमिली क्या होती है तो उस टाइम जवाब में लेफ्टिनेंट ने उससे कहा कि उनके लिए फैमिली का मतलब है वो लोग जो उनके लिए बेहद अनमोल और बेशकीमती हैं। एजेंट ने इसके बाद पूछा कि क्या लोग अपनी फैमिली के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं और लेफ्टिनेंट ने कहा कि अगर समय आने पर उन्हें ऐसा करने की जरूरत पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। कार पर लटके लटके एजेंट के हाथों से खून बहने लगा मगर लेफ्टिनेंट की बातें याद कर वो किसी तरह टिका हुआ था। उसने पूरी पावर से कार की विंडो पर लात मारी जिससे ग्लास चटका और किडनैपर का ध्यान भी भटक गया। तभी एक दूसरी कार उनकी कार को टक्कर मारती है जिससे एजेंट दूर जा गिरा और बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन किडनैपर्स की कार को नुकसान नहीं हुआ और वो तुरंत वहां से भागने लगते हैं। एजेंट ने उनकी कार का पीछा किया लेकिन तभी लेडी किडनैपर उसे देख विंक करती है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे एजेंट और कार में दूरी बढ़ती चली जाती है। घायल होने की वजह से एजेंट उनका पीछा न कर सका और किडनैपर्स भाग निकले। तभी टीम 2 का बॉडीगार्ड अपनी कार से वहां आया और उसने किडनैपर्स के बारे में एजेंट से पूछा। एजेंट तुरंत उसकी कार में बैठ गया और उसे डायरेक्शंस बताने लगा। बॉडीगार्ड उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था मगर समय कम होने की वजह से वो किडनैपर्स को फॉलो करने लगते हैं। उन्होंने बाकी बॉडीगार्ड्स को भी इन्फॉर्म किया जिसके बाद सीनियर बॉडीगार्ड एजेंट से कहता है कि वो उसे आगे ड्रॉप कर देंगे और वहां से अपने घर चला जाए। वो इस सब में एक टीनेजर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता और वैसे भी एजेंट ऑफिशियल बॉडीगार्ड नहीं था। एजेंट ने कहा कि वो जो भी कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है तो इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एजेंट ने उन्हें किडनैपर्स का डिस्क्रिप्शन भी बताया मगर बॉडीगार्ड उसकी इंजरीज को ही देखे जा रहा था। उन्हें याद है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंट काफी देर तक कार पर लटका रहा था। साथ ही उसने ना ही केवल किडनैपर्स की इन्फॉर्मेशन मिलने पर सबसे पहले एक्ट किया और किडनैपर्स को ढूंढ निकाला बल्कि आखिर तक कार पर लटक कर उनके ट्रैवल रूट के बारे में भी जानकारी हासिल की। यूना की किडनैपिंग के बाद से लेकर अगर अब तक एजेंट की परफॉर्मेंस देखी जाए तो इस समय एसडब्ल्यू का सबसे काबिल बॉडीगार्ड वही है। कार का पीछा करते करते वो दोनों पुराने वेयरहाउस पहुंचे जहां वो जीए को किडनैपर्स की कैद में देखते हैं। रीइंफोर्समेंट्स का वेट नहीं किया जा सकता था तो इसलिए बॉडीगार्ड एजेंट से कार में रुकने को कहते हुए खुद बाहर आ गया। लेकिन बाहर आते उसने देखा कि किडनैपर्स के बाकी साथी उसका रास्ता रोके खड़े हैं। एजेंट भी कार से बाहर निकला और उसने बॉडीगार्ड को वेयरहाउस के अंदर जाने के लिए कहा। बॉडीगार्ड ने उससे कहा कि ट्रेनिंग नहीं बल्कि रियल फाइट है, जिसके जवाब में एजेंट कहता है कि ये तो उसके लिए ज्यादा बेहतर है। बॉडीगार्ड हैरान हो गया और तभी हम फ्लैशबैक में उसे टीम 3 के सीनियर बॉडीगार्ड के साथ यूना की किडनैपिंग के इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करते देखते हैं। उन दोनों को इस बात का शक था कि एजेंट एक प्रोफेशनल है। बॉडीगार्ड एजेंट पर विश्वास करते हुए अंदर जाने लगा लेकिन तभी किडनैपर उस पर अटैक करने बढ़ता है। एजेंट तुरंत किडनैपर के पीछे आया और उसने उसका हाथ मोड़ दिया जिससे किडनैपर के हाथ से नाइफ छूट जाता है। एजेंट ने उसका नाइफ उठा लिया और अब वो किडनैपर्स के आमने सामने है। किडनैपर का हेड अपने साथी से पूछता है कि वो एक टीनेजर के सामने अपना चाकू कैसे गिरा सकता है। उसने मजाक में कहा कि क्या एसडब्ल्यू ग्रुप अब टीनेजर्स को भी बॉडीगार्ड की जॉब के लिए हायर करने लगा है, क्या उसे चाकू चलाना भी आता है। किडनैपर ने अपने साथी को एजेंट से डील करने के लिए कहा और बॉडीगार्ड को पकड़ने बाकियों के साथ वेयरहाउस में जाने लगा। अभी उसे अपने साथी के चिल्लाने की आवाज आई और पीछे मुड़कर वो सभी देखते हैं कि एजेंट उनके साथी का हाथ तोड़ चुका है। किडनैपर्स हैरान हो गए लेकिन तभी एजेंट तूफान की तरह उनकी तरफ बढ़ा और उसने एक एक कर सभी किडनैपर्स को अपने नाइफ स्किल्स का यूज करते हुए घायल कर दिया। वो उनके हेड के पास जा पहुंचा और उनमें फाइट होने लगी मगर एजेंट अपनी टेक्निक से उस पर भी भारी पड़ने लगा। उसने उसे पकड़कर उसके गले पर चाकू रखा लेकिन तभी वो रुककर सोचने लगा। उसने चाकू फ्लिप कर उससे किडनैपर पर अटैक किया जिससे वो भी बेहोश हो जाता है। बाहर की सिचुएशन तो एजेंट ने संभाल ली लेकिन अंदर मेन किडनैपर्स एसडब्ल्यू के फास्ट रिएक्शन टाइम से चिंतित हैं, इसीलिए वो किसी दूसरे एरिया में जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी किडनैपर्स ने देखा कि टीम 2 का सीनियर बॉडीगार्ड उन तक पहुंच चुका है लेकिन वहां और भी लोग मौजूद थे जिनमें से एक बॉडीगार्ड पर पीछे से हमला कर देता है। बॉडीगार्ड ने उसे आसानी से हरा दिया जिसके बाद और भी लोग आ जाते हैं लेकिन सीनियर बॉडीगार्ड केवल नाम का सीनियर नहीं था। उसके टॉप नॉच स्किल्स के सामने वो किडनैपर्स जरा देर भी टिक ना सके। लेकिन तभी
मेन किडनैपर जीए पर गन पॉइंट करने लगता है। उसने बॉडीगार्ड को धमकाया कि अगर वो चाहे तो बिना किसी हिचकिचाहट के जीए को मार सकते हैं और अगर अब वो अपनी जगह से हिला तो जीए मारी जाएगी। बॉडीगार्ड वहीं खड़ा रहा और इसका फायदा उठाते हुए किडनैपर्स के शोल्डर पर शूट कर देता है। बॉडीगार्ड जख्मी है लेकिन लेडी किडनैपर ये सब जल्दी खत्म करने को कहती है। बॉडीगार्ड को लगा कि उसका अंतिम समय है और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाया। किडनैपर उसे दोबारा शूट करने ही वाला था कि तभी उन पर नाइफ से अटैक हो जाता है, जिसका मतलब था कि एजेंट वहां आ चुका है। किडनैपर्स जी से दूर हट गए और तभी एजेंट उसे लेकर वहां से भागने लगता है। किडनैपर ने उसे शूट किया और बुलेट उसके कंधे को छूकर निकल जाती है, लेकिन तभी बॉडीगार्ड ने किडनैपर को पकड़ लिया। उसने एजेंट से कहा, भागो और पीछे मुड़कर मत देखना। एजेंट ने उनके ऑर्डर्स फॉलो किए और एक स्टोरेज कंटेनर के पीछे आकर छुप गया। इधर जीए को भी होश आ गया, लेकिन इससे पहले कि वो सिचुएशन देख चिल्लाने लगती, एजेंट उसके मुंह पर हाथ रख उसे शांत रहने को कहता है। जीए उसकी बात समझ गई, लेकिन सोचने की कि वो तो वॉशरूम में थी और तभी उसके सर में तेज दर्द होने लगता है। एजेंट ने बताया कि स्लीपिंग ड्रग की वजह से हो रहा है और तभी जीए को याद आया कि उसे किडनैप कर लिया गया था। एजेंट ने उसे सारी सिचुएशन समझाई और अब वो वहां से भागने के तरीके सोच रहा था। क्योंकि डायरेक्टर जीए को होश आ चुका है तो भागना आसान है, पर प्रॉब्लम ये कि एनिमीज के पास गन्स हैं। वहीं जीए सोच रही थी कि आखिर किडनैपर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। एसडब्ल्यू ने जो नए बिजनेस एक्वायर किए हैं उनसे तो उसका कोई कनेक्शन भी नहीं है। तभी वो एजेंट की इंजरीज देख घबरा गई और सोचने लगी कि वो जो ऑफिशियल बॉडीगार्ड भी नहीं है उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। लेकिन वो नहीं जानती कि एजेंट ये सब उसके लिए नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट टैंक के लिए कर रहा था। तभी लेडी किडनैपर वहां आ गई और उसने एजेंट से बाहर आने को कहा। वो कहती है कि उनके लिए तो जीए को मारना ही बेहतर है, लेकिन ऐसे टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। अगर एजेंट सरेंडर कर देगा तो वो जीए को जिंदा छोड़ देंगे। मगर अब जीए भी एक टीनेजर की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। भले ही एजेंट की स्किल्स और परफॉर्मेंस कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन है तो वो भी 19 साल का लड़का ही। वो बाहर जाने लगी, लेकिन एजेंट ने उसे दोबारा रोक दिया। वो खुद को सरेंडर करते हुए बाहर आ जाता है और किडनैपर समझ गई कि जीए भी कंटेनर के पीछे है। किडनैपर एजेंट से पूछती है कि क्या उसने कुछ ज्यादा ही मूवीज देखी हैं, उसे क्या लगता है कि वो नहीं मर सकता, क्या वो खुद को इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर समझता है। वो एजेंट को शूट करने वाली थी कि तभी जीए ने चिल्लाते हुए उसे रुकने को कहा। इससे किडनैपर का ध्यान तो भटका, लेकिन एजेंट का नहीं। उसने तुरंत किडनैपर की तरफ नाइफ फेंका और उसे धक्का दे दिया, जिससे उसकी गन दूर जा गिरी। किडनैपर ने भी नाइफ निकाला और एजेंट पर हमला बोल दिया। एजेंट बचने की कोशिश तो कर रहा था, मगर हैरानी की बात यह है कि इस लड़की के अटैक्स उसे हिट कर रहे थे। तभी उसने किडनैपर को किक किया और वो गन के पास जा गिरी। उसने गन उठाकर एजेंट की तरफ पॉइंट की, मगर वो अब तक उसके करीब पहुंच चुका था। उसने अपने मर्सनरी स्किल्स का यूज करते हुए बड़े आराम से उसके हाथों से गन ले ली और उसकी तरफ पॉइंट करने लगा। उस लड़की को यकीन नहीं हुआ कि एजेंट ने उसके हाथों से गन ले ली। वो एजेंट से कहती कि वो फाइट करना तो जानता है, लेकिन क्या उसमें गन चलाने की हिम्मत है। उसने ट्रेनिंग में तो टारगेट्स को हिट किया होगा, लेकिन रियल लाइफ में एक इंसान को शूट करना, वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि तभी एजेंट ने उसके पैर पर शूट कर दिया। उस लड़की को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि एजेंट ने बिना पलक झपकाए उसे शूट किया था। कोई हेजिटेशन ना होना ये दर्शाता है कि एजेंट बरसों से ये करता आया है। एक शांत देश में ऐसे मॉन्स्टर का प्रेजेंट होना उसे समझ नहीं आया, लेकिन तभी उसने एजेंट की आंखों को देखा और उसे मर्सनरी जिन की याद आ गई। वो चौंक गई और उसने एजेंट को उसके मर्सनरी कोड नेम जिन कहकर पुकारा। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, एजेंट गन से उसके सर पर अटैक करता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। मगर एजेंट का ये रूप देख जीए भी स्तब्ध खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ घायल सीनियर बॉडीगार्ड अभी भी किडनैपर से जूझ रहा था। वो उनसे फाइट कर उन्हें डिफीट करता है, लेकिन तभी मेन किडनैपर उसकी तरफ गन पॉइंट कर उसे रुकने के लिए कहता है। वो उसके स्किल्स की प्रशंसा करते हुए कहता है कि अगर वो शुरुआत से जीए की प्रोटेक्शन कर रहा होता तो वो कभी भी उसे किडनैप नहीं कर पाते। लेकिन बॉडीगार्ड अभी भी यही सोच रहा था कि क्या एजेंट और जीए सेफ होंगे। उसके पीछे दूसरी किडनैपर गई थी, लेकिन किसी रीजन से बॉडीगार्ड कॉन्फिडेंट फील कर रहा था और इसका कारण वो भी समझ नहीं पाया। वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस का रीजन एजेंट है। किडनैपर ने बॉडीगार्ड से कहा कि अगर वो ये सोचकर खुश है कि दूसरे बॉडीगार्ड और जीए के पीछे एक लड़की गई है जिसे वो आराम से हरा देगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वहाँ मौजूद सभी किडनैपर्स मिलकर भी उस लड़की का सामना नहीं कर सकते थे। उसने कहा कि वो टीनेजर तो अब तक अपने बॉडीगार्ड बनने के डिसीजन को कोस रहा होगा, लेकिन इससे पहले कि किडनैपर बॉडीगार्ड को शूट करता, कोई इस पर फायर कर देता है। ये गन फायर एजेंट ने किया था और किडनैपर ये समझ नहीं पाया कि आखिर उसकी पार्टनर के साथ क्या हुआ। तभी एजेंट ने उसके पैर पर शूट किया, जिसके बाद वो एक एक कर बाकी किडनैपर्स को भी शूट कर देता है, लेकिन उसने अभी तक किसी पर भी जानलेवा अटैक नहीं किया था और सभी किडनैपर्स जिंदा हैं। बॉडीगार्ड भी हैरान है क्योंकि एजेंट बिना किसी हिचकिचाहट के फायरिंग कर रहा था और उसने सिंगल शॉट्स में ही किडनैपर्स को घायल कर दिया था। इस सबसे जहां जीए भी शॉक में है, तो वहीं बॉडीगार्ड को टीम 3 के सीनियर बॉडीगार्ड की बातें याद आने लगी जब उन्होंने कहा था कि एजेंट एक प्रोफेशनल है। इसके बाद पुलिस और एसडब्ल्यू के स्क्वाड फोर्सेस भी वहां पहुंच गई, जिन्होंने सभी किडनैपर्स को पकड़ लिया। मेडिकल टीम जीए को देखने आती है, लेकिन वो सबसे पहले टीम 2 के बॉडीगार्ड और एजेंट का चेकअप करने को कहती है। जीए ने एजेंट से पूछा कि वो कैसा फील कर रहा है। इस पर एजेंट ने रिप्लाई किया कि वो ठीक है। जीए ने कहा कि इतनी इंजरीज के बाद वो ठीक कैसे हो सकता है, और एजेंट बताता है कि उससे कोई मेजर इंजरीज नहीं है, लेकिन वो जीए से एक फेवर चाहता था। वो कहता है कि क्योंकि उसके ट्रीटमेंट में समय लगेगा, तो इस बीच उसकी फैमिली उसके लिए परेशान होगी। वो बस यही चाहता है कि उसकी फैमिली से ये कह दिया जाए कि वो उनकी फैसिलिटी में कुछ दिन रहकर ट्रेनिंग करेगा। जी कंफ्यूज हो गई, मगर उसकी बात मान जाती है। वो उसका शुक्रिया भी करती है, लेकिन किसी चीज से वो परेशान नजर आ रही थी। इसके बाद टीम 2 का बॉडीगार्ड, जो जिनकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है, उसे चीयर अप करता है क्योंकि उसकी वजह से ही वो इस मिशन में सक्सेसफुल हो पाए थे।
वहीं दूसरी तरफ हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसे बताया जा रहा है कि उनका मिशन फेल हो गया है, लेकिन उस व्यक्ति को जरा भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस मिशन को कंप्लीट करना उसका असली मकसद नहीं था। वो तो बस एसडब्ल्यू को वार्निंग देना चाहता था ताकि वो फ्यूचर में और बिजनेसेस को एग्रेसिवली एक्वायर करने से पहले नतीजों के बारे में सोच लें। इधर लेडी किडनैपर से एसडब्ल्यू ग्रुप के सीईओ के सेक्रेटरी इंटरोगेशन कर रहे थे। वो कहती है कि उसे पता नहीं था कि एसडब्ल्यू उस मॉन्स्टर के कंट्रोल में है। वो मर्सनरी जिन की बात कर रही थी। वो कहती है कि अगर उसे पता होता कि वो यहाँ पर है तो वो कभी भी इस मिशन को एक्सेप्ट नहीं करते। सेक्रेटरी सबसे अनजान बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन किडनैपर जानती थी कि वो प्रिटेंड कर रहा है। उसने आगे बताया कि मर्सनरी जिन यूजुअली अपना फेस हाइड करता था, लेकिन उसने उसकी आंखों से उसे पहचान लिया क्योंकि उसने पहले भी मर्सनरी जिन को फेस टू फेस देखा था। जिन ने 6 महीने पहले ही मर्सनरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना बंद कर दिया और ऐसी अफवाहें फैल गईं कि जिन या तो मर चुका है या उसने रिटायरमेंट ले लिया है, मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो एसडब्ल्यू के पास होगा। मगर इसके जवाब में सेक्रेटरी कहता है कि उसने भी मर्सनरी जिन के बारे में सुना है, लेकिन उसने पूछा कि क्या वॉर जोन्स में काम करने वाला टॉप क्लास मर्सनरी एक बॉडीगार्ड की जॉब करेगा। ये सुन किडनैपर शांत हो गई क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इधर एसडब्ल्यू हॉस्पिटल में जी रेस्ट कर रही है, मगर उसका बॉडीगार्ड इतनी इंजरीज होने के बावजूद भी अपने काम पर वापस लौट आया है। उसे वहां देख जी ने उससे कुछ दिन का ब्रेक लेकर आराम करने को कहा, जिस पर वो कहता है कि वो ब्रेक पर ही था जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, तो वो उसकी सेफ्टी को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। बॉडीगार्ड ने बताया कि किडनैपर्स फॉरेन मर्सनरीज हैं जिनके बैकग्राउंड्स और क्लाइंट के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। पहले यूना और अब जी दोनों के साथ सेम इंसिडेंट हुआ है, जिसे केवल एक इत्तेफाक नहीं माना जा सकता था। वो जिनकी बात करने लगे और डिस्कस करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस तो ट्रेनिंग से भी ज्यादा इंप्रेसिव थी। उन्हें वो एक नॉर्मल हाई स्कूलर कहीं से भी नहीं लगता और जियो सोचते हैं कि उसके ग्रैंडपा जरूर एजेंट की आइडेंटिटी जानते हैं क्योंकि तभी तो उन्होंने उसे बॉडीगार्ड टीम में रखा था। बॉडीगार्ड ने बताया कि किडनैपर से फाइट करते वक्त एजेंट के कई रिब्स और नाखून टूटे थे, जो शायद कार से लटकने की वजह से हुआ था। उसके कंधे पर बुलेट का स्क्रैच भी है और इसी के साथ जियो के होश में आने से पहले उसने 5 किडनैपर्स का सामना भी किया था। ये सब सुन जियो के पसीने छूट गए और वो पूछती कि क्या ऐसा पॉसिबल है। बॉडीगार्ड ने कहा कि वैसे तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एजेंट ऐसा करने में सक्षम था। ये सुनते ही जी एजेंट से मिलने चली आई। वहाँ पहुंच वो देखती कि एजेंट भी कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। पूछने पर पता चला कि वो वापस घर जा रहा है क्योंकि 2 दिनों से वो घर नहीं लौटा था। जी ने उसे ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के लिए कहा, लेकिन वो कहता है कि वो घर पर रेस्ट कर रिकवर कर लेगा। उससे बहसबाजी में तो जी जीत नहीं पाई, तो उसने पूछा कि वो घर पर क्या बताएगा। इसका भी जवाब एजेंट ने पहले से ही तैयार कर रखा था। वो ये बताने वाला है कि उसे ट्रेनिंग के दौरान छोटी मोटी चोटें आई हैं। इसके बाद जीए ने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से बाहर जाने को कहा क्योंकि वो एजेंट से अकेले बात करना चाहती थी। जीए ने एजेंट से उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसके लिए काम करने को कहा। वो कहती कि यूना के लिए काम करके उसे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक बच्ची है जिसे अपने पेरेंट्स की बेशुमार जायदाद और संपत्ति विरासत में मिली है, लेकिन उसमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की एबिलिटीज नहीं है। मगर जी उससे डिफरेंट है, वो एजेंट के फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। एजेंट उसे घूरने लगा और वो उससे क्वेश्चन पूछना चाहता था। जी ने अज्यूम कर लिया कि एजेंट यही जानना चाहता है कि उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा। जी कहती कि उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा और जी उस पर कई पर्सनल फेवर्स भी करेगी। लेकिन एजेंट कुछ और ही पूछना चाहता था। यूना के लिए काम करने वाली बात उसे समझ नहीं आई। ये सुनकर जी शॉक्ड हो गई क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि जिन और यूना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो एजेंट को उसके लिए काम करने को कहती है क्योंकि वो उसे ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी जॉब दे सकती है जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा और उसकी फैमिली भी इससे खुश होगी। ये बात सुन एजेंट थोड़ा सोचने लगा और जीए ने ये बात इसीलिए की थी क्योंकि वो जानती है कि फैमिली एजेंट की कमजोरी है। एजेंट ने कहा कि वो सोच कर बताएगा। इसके बाद वो घर लौट आया जहाँ उसने झूठ बोला कि उसे ट्रेनिंग के दौरान ये चोटें आई थी। उसकी इंजरीज से ग्रैंडपा को उसकी चिंता होने लगी और उन्होंने पूछा कि क्या वो वाकई बॉडीगार्डिंग जॉब करना चाहता है। एजेंट ने कहा कि वो इसमें इंटरेस्टेड है। इस पर ग्रैंडपा समझाते हैं कि भले ही उसे आज ये फील्ड अच्छी लग रही हो, लेकिन अगर फ्यूचर में वो अपना मन बदलना चाहे तो वो बेझिझक ऐसा कर सकता है क्योंकि वो भी यंग है और उसके हर डिसीजन में वो उसका सहयोग करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चला कि 032 कैंप से भाग निकला है क्योंकि उसे एक खबर मिली थी कि 001 ने 006 का मर्डर कर दिया है। यहाँ हम उसी रेस्क्यू इंसिडेंट वाले आदमी को देखते हैं जो कहता है कि 032 एक इडियट है जो अपने साथी की डेथ की न्यूज़ सुनते ही कैंप से भाग गया। 032 की हरकत देखो ये भी कहता है कि फैमिली यूजलेस होती है। इधर हम एयरपोर्ट पर एक लड़के को रेड हुडी में देखते हैं जो जल्द ही एजेंट की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था। इधर एजेंट अपने रूम में लेडी किडनैपर की आइडेंटिटी के बारे में सोच रहा है क्योंकि उसने उसे उसके मर्सनरी कोड नेम जिन से बुलाया था, लेकिन इसे ये भी क्लियर हो जाता है कि वो लड़की कैंप से रिलेटेड नहीं है क्योंकि कैंप से जुड़े लोग एजेंट को 001 के नाम से जानते हैं। तभी उसे यूना ने कॉल कर मिलने बुलाया क्योंकि उसे भी एजेंट की कंडीशन के बारे में पता चला था। वो हॉस्पिटल में मिलने आई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मिलने से मना कर दिया था। उन्हें पता चला कि जियो को बचाने के मिशन में एजेंट का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन एजेंट डिनाई करते हुए कहता है कि सब कुछ टीम 2 के लीडर ने किया था। वो एक एक चीज डिटेल में बताकर बॉडीगार्ड के एक्शंस को ग्लोरीफाई कर रहा था। वो बताता है कि किडनैपर्स का पीछा करना, बॉडीगार्ड्स को इन्फॉर्म करना, पुलिस को रूट बताना और बुलेट लगने के बाद भी उसे और जियो को प्रोटेक्ट करना सब कुछ टीम 2 के लीडर ने ही किया था। एजेंट कहता है कि वो एक टीम है जिनका मिशन वीआईपी को प्रोटेक्ट करना है, ना कि ये तय करना कि किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और सुबजू भी उसकी एक एक बात से अग्री करता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल से घर वापस लौटते वक्त डायन को कुछ लोग एक लड़के को बुली करते दिखे। पास जाकर उसने देखा कि बुली करने वाला तो टाइसू का छोटा भाई है
जो उसे स्कूल के बाहर मिलने आया था, वो हिम्मत कर उनके पास गई और उसे देख सभी बुलीज डर गए। हम देखते कि वो लोग उसी रेड हुडी वाले लड़के को बुली कर रहे थे। वो डरते डरते कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन डायोन उनसे उस लड़के को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है। अब बुलीज को भी जिनका डर था, तो वो चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। डायोन ने उस लड़के से पूछा कि क्या वो ठीक है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसके पेट से आवाजें आने लगी और वो बेशर्मों की तरह डायोन से उसके लिए खाना खरीदने को कहता है। डायोन से कन्वीनियंस स्टोर पर ले आई, जहाँ वो खाने पर टूट पड़ा। पेट पूजा करने के बाद वो लड़का डायोन से उसके बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। उसने बताया कि वो आज इस कंट्री में आया है, आते ही उसका वॉलेट खो गया और वो कई दिनों से भूखा भी था। डायोन को भी देर हो रही थी, तो वो उस लड़के को कुछ पैसे देकर कहती है कि जब भी उसे भूख लगे वो इन पैसों से कुछ भी खरीद कर खा सकता है। डायोन वहाँ से चली गई, लेकिन एक अनजान देश में ऐसे स्वीट व्यक्ति को देख वो लड़का हैरान हो जाता है। आगे हम एक फ्लैशबैक के सीन में एजेंट को देखते हैं, जिसे कैम 001 कहकर बुला रहा है और उसे टारगेट को एलिमिनेट करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। टारगेट एक माँ बेटी है जो बेहद डरे हुए हैं, लेकिन तभी एजेंट कैम के ऑर्डर्स को डिसोबे करते हुए अपनी राइफल नीचे कर लेता है। एजेंट सपना देख रहा था, जिसके टूटते ही वो घबराकर उठ गया। उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा है और वो इस सपने की वजह से कुछ परेशान नजर आ रहा था। एजेंट अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है और वो अपने दोस्तों से चैट करते हुए बाहर वॉक कर रहा था कि तभी वो रेड हुडी वाला लड़का उसके पास से गुजरा। उसे देख एजेंट तुरंत अलर्ट हो गया, जैसे मानो वो पहले से उसे जानता हो। वो उसका पीछा करने लगा और वो उसकी प्रेजेंस से अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसका पीछा करते करते वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है। वो अंदर आकर उसे ढूंढने लगा, लेकिन तभी हम उस लड़के को छुपकर एजेंट की तरफ गन पॉइंट करते हुए देखते हैं। उसने तुरंत फायरिंग स्टार्ट कर दी और एजेंट बड़ी मुश्किल से डॉज करते हुए एक जगह पर छुप गया। हैरानी की बात यह है कि वो लड़का एजेंट को 001 कहकर पुकारता है। उसने कहा कि जब अचानक उसे कोई फॉलो करने लगा तो उससे अजीब लगा, लेकिन ये देखकर वो चौंक गया कि वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि 001 था। ये लड़का असल में कोड नेम 032 है, जो कैम से भागा था। वो कहता है कि 006 की एक आदत थी जिसके बारे में केवल वो ही जानता है। उसे पता था कि अगर वो 006 को ट्रैक करेगा जो 001 का पीछा कर रहा है, तो वो भी उस तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसे लगा नहीं था कि वो इतना जल्दी उसे ढूंढ निकालेगा। एजेंट उससे पूछता है कि क्या कैंप ने उसे एलिमिनेट करने के लिए उसको यहाँ भेजा है, लेकिन एजेंट जानता था कि कैंप कभी भी 032 को ऐसे मिशन पर नहीं भेजेगा जिसमें 006 फेल हो गया हो। 032 ने कहा कि उसे क्वेश्चन पूछने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अब वो उनका लीडर नहीं रहा। लेकिन एजेंट आगे कहता है कि अगर कैंप ने उसे नहीं भेजा तो इसका मतलब वो कैंप से भाग कर आया है। 032 ने कहा कि भागने की बात एक ट्रेटर के मुंह से अच्छी नहीं लगती और यहाँ आने के उसके अपने रीजंस हैं। 006 उसकी फैमिली था, जिसने ट्रेनिंग के खतरनाक दिनों में उसकी देखभाल की थी। तभी एजेंट ने उस पर एक मेटल पीस से अटैक किया, जिसके बाद वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। 032 ने उसे शूट किया, लेकिन एजेंट वक्त रहते किक कर उसकी गन को दूर फेंक देता है। 032 ने इसके बाद उस पर नाइफ से अटैक करना शुरू किया, जिन्हें एजेंट डॉज करता है, लेकिन तभी 032 को एजेंट के डिफेंसेस में ओपनिंग दिखी और उसने उसे किक किया। क्योंकि एजेंट पहले से ही घायल है, तो वो 032 का सामना नहीं कर पा रहा था। 032 ने भी उसकी कंडीशन नोटिस की, लेकिन एजेंट उससे अभी भी कैंप के बारे में पूछ रहा था कि क्या उसने सिचुएशन के बारे में कैंप को बताया है। 032 ने कहा कि वो उसका लीडर नहीं बल्कि केवल एक टारगेट है जिसे वो एलिमिनेट करने आया है। उसने ये कहकर एजेंट पर नाइफ से खतरनाक अटैक किया, जिससे वो जख्मी हो जाता है, लेकिन वो रुके नहीं और उन्होंने अपनी फाइट कंटिन्यू रखी। एजेंट ने 032 को पंच कर पीछे पुश किया, जिसके बाद उसने उससे पूछा कि क्या वो कैंप को सभी इंसिडेंट्स की जानकारी दे रहा है। 032 ने एजेंट से कहा कि जिस ट्रेटर ने उन्हें बिट्रे किया और 006 की जान ली, वो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। एजेंट उसका अटैक को डॉज करते हुए उसे किक करता है, जिससे 032 अपनी गन के पास जा गिरा। उसने एजेंट को शूट करने की कोशिश की, लेकिन एजेंट बिल्कुल सामने आ पहुंचा और उसने उसकी गन ऊपर करते हुए फाइनली उसे पकड़ लिया। उसने दोबारा सेम क्वेश्चन पूछा कि क्या उसे कैंप ने भेजा है या वो 006 की डेथ का रिवेंज लेने आया है। 032 ने जवाब न देते हुए एजेंट को किक किया और उस पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। एजेंट छुप गया, लेकिन बुलेट्स खत्म होने की वजह से 032 वहां से भागने का डिसीजन लेता है। उसे भागते देख एजेंट ने उसका पीछा किया, लेकिन घायल होने की वजह से उसे वीकनेस फील हो रही थी और वो उसका पीछा ना कर सका। इधर 032 यही सोच रहा था कि अगर 001 ने उससे फालतू के क्वेश्चंस ना पूछे होते तो अब तक वो उसका अंत कर चुका होता, लेकिन वो इस बात को भी एक्सेप्ट करता है कि जिनके स्किल्स पहले से काफी इंप्रूव हो चुके हैं। साथ ही मुझे ये बात भी हैरान करती है कि 001 एक मर्सनरी जिसका सबसे पहला काम अपने टारगेट को एलिमिनेट करना है, वो कैंप और रिवेंज जैसे सवालों में समय क्यों बर्बाद कर रहा था। इस बात से वो गुस्से में है कि तभी टाइसू का छोटा भाई और उसके दोस्त उसे बुली करने आ जाते हैं, लेकिन इस समय 032 एक डेडली वेपन जैसा था। उसने अपना सारा गुस्सा पुलिस पर निकाला और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर ही उसे डायोन मिल गई, जो उसे पहचान लेती है। 032 उसे देखते ही अपनी पॉकेट्स में कुछ ढूंढने लगा और हम देखते हैं कि वो डायोन के दिए हुए पैसे ढूंढ रहा था, जिन्हें वो वापस लौटा देता है। उसने डायोन का शुक्रिया किया और कहा कि वो बाकी पैसे भी जल्दी लौटा देगा। डायोन वहां से जाने लगी, लेकिन तभी 032 के पेट से दोबारा आवाजें आने लगती हैं, तो इसीलिए वो दोनों कन्वीनियंस स्टोर पर आ जाते हैं। डायोन और 032 कैजुअल टॉक करने लगे और उसे पता चला कि 032 अकेले ही ट्रैवल कर रहा है और वो अब तक 20 से भी ज्यादा कंट्रीज घूम चुका है। तभी लड़खड़ाते हुए एजेंट वहां पहुंचा, जो डायोन और 032 को साथ देख घबरा जाता है। उसे लगा कि डायोन की जान खतरे में है, क्योंकि 032 उससे बदला लेने के लिए उसकी फैमिली को हानि पहुंचाना चाहता है। डायोन और 032 बात कर ही रहे थे कि तभी एजेंट भागते हुए वहां आया और उसने 032 को पकड़ लिया। एजेंट ने पास पड़ी चॉपस्टिक से 032 पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे ब्लॉक कर लेता है। एजेंट ने उसे पंच किया तो 032 भी उसे किक करता है। 032 इस सब में डायोन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता
चाहता था, तो इसीलिए वो एजेंट से कहीं और फाइट करने को कहता है। जब उसने ये कहा कि उस लड़की का इस सबसे कोई रिलेशन नहीं है, तो एजेंट उसकी बात समझ नहीं पाया। डायन एजेंट से पूछती कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, लेकिन एजेंट उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहता है। एजेंट का लुक देख डायन डर गई और उसने रियलाइज किया कि जिनकी आंखों में वही गुस्सा है जो उसने किडनैपिंग इंसिडेंट में देखा था। लेकिन 032 इस बात से हैरान था कि डायन और एजेंट पहले से एक दूसरे को जानते थे। डायन ने रिवील किया कि एजेंट उसका बड़ा भाई है और साथ ही में उसने एजेंट के इस बिहेवियर के लिए माफी भी मांगी और कहा कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि उसका भाई कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करता है। ये सभी बातें 032 को मजाक लगने लगी, लेकिन एजेंट डायन से पीछे हटने को कहता है। डायन उसकी बात मान वहां से चली गई और एक बार फिर एजेंट और 032 आमने सामने थे। 032 ने एजेंट से कहा कि वो लड़की तो उसे अपना बड़ा भाई मानती है, मगर वो उससे झूठ क्यों बोल रहा है, इस फेक पर्सनैलिटी का क्या रीजन है। एजेंट ने कहा कि वो सब बताएगा, लेकिन 032 को पहले उसके सवालों का जवाब देना होगा। सवाल अभी भी सेम था, क्या 032 ने कैंप सभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, उसे यहाँ कैंप ने भेजा है, या वो 006 का रिवेंज लेने आया है। बार बार एक ही क्वेश्चन सुन 032 को गुस्सा आ गया, लेकिन एजेंट की जिद देखो रिवील करता है कि वो यहाँ कैंप के कहने पर नहीं बल्कि 006 की डेथ की न्यूज सुनकर आया है। वो उससे 006 की डेथ का रिवेंज लेना चाहता है, क्योंकि वो उसके लिए उसकी फैमिली जैसा था। भले ही उसने 006 के साथ मिशन के अलावा टाइम स्पेंड ना किया हो, लेकिन जब उसे उसकी डेथ की न्यूज मिली तो उससे रहा नहीं गया और वो बिना सोचे समझे यहाँ आ गया। एजेंट को उसकी फीलिंग जेन्युइन लगी। उस पर विश्वास करते हुए वो रिवील करता है कि 006 जिंदा है। उसने केवल अपनी फेक डेथ की न्यूज फैलाई है ताकि कैंप या 032 कोई भी उस तक पहुंच न सके। 032 को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो रियलाइज करता है कि एजेंट बार बार सेम क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि वो ये कंफर्म करना चाहता था कि कहीं 032 कैंप को रिपोर्ट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो 006 के जिंदा होने की खबर भी कैंप को बता देता। ये सच्चाई जान 032 को झटका लगा और वो हंसने लगता है। उसने जिन से पूछा कि वो इस जगह पर क्यों है, जिस पर उसने बताया कि वो बस अपने घर वापस लौट आया है। 032 को पता चला कि एजेंट वाकई उस लड़की का बड़ा भाई है और उसकी मेमोरीज भी वापस आ चुकी हैं। पूरी तरह नहीं, लेकिन उसे काफी कुछ याद आ गया है। तो उसने एजेंट से पूछा कि क्या उसने कैंप को बिट्रे इसीलिए किया क्योंकि उसकी मेमोरीज वापस आ गई थी, जिस पर एजेंट बताता है कि ये रीजन नहीं है, वो कैंप के ऑर्डर्स अब और फॉलो नहीं कर सकता था। मगर एजेंट तुरंत गुस्से में 032 से पूछता है कि वो डायन तक कैसे पहुंचा और उसे कैसे जानता है। 032 एजेंट का प्रोटेक्टिव ब्रदर बिहेवियर देख डर गया, क्योंकि एजेंट इस समय उनकी फाइट से भी ज्यादा सीरियस था। घबराते हुए बताता है कि डायन ने हाल ही में उसकी हेल्प की थी और इसी वजह से वो उसे जानता है। उसके एक्सप्रेशन से एजेंट समझ गया कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। इसके बाद वो भी शांत हो जाता है। अब क्योंकि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी थी, तो वो भी लड़ाई झगड़ा छोड़ उस जगह को मिलकर साफ करने लग जाते हैं। 032 ने पूछा कि क्या 006 ठीक है, लेकिन 006 के साथ हुए इंसिडेंट्स को याद करते हुए एजेंट को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसे इतना सोचते थे कि 032 कहता है कि 006 जिंदा है, यही उसके लिए काफी है। मगर ये सुनते ही एजेंट ने उससे पूछा कि उसे विश्वास क्यों है कि 006 के बारे में वो उसे सब कुछ सच बता रहा है, क्योंकि एजेंट ने तो कैंप को बिट्रे किया था। 032 कहता है कि एजेंट ने कभी भी अपने साथियों से झूठ नहीं बोला और भले ही उसने कैंप को बिट्रे किया, लेकिन उसने कभी भी अपने साथियों से गद्दारी नहीं की थी और 006 भी यही मानता था। एजेंट कहता है कि उसे भी एक बात अजीब लगी थी। पास्ट में जब कैंप ने 001 को एलिमिनेट करने के ऑर्डर्स दिए थे, तब 006 और उनके कुछ साथियों ने कैंप को डिसोबे किया था। अगर वो उस दिन कैंप के ऑर्डर्स फॉलो करते तो आज एजेंट जिंदा ना होता। 032 ने पूछा कि क्या 006 से कांटेक्ट किया जा सकता है। इस पर एजेंट ने बताया कि जब तक वो खुद कांटेक्ट नहीं करेगा तब तक वो उससे बात नहीं कर पाएंगे। वो आगे कहता है कि जब 006 उससे कांटेक्ट करेगा तो वो उस तक उसका भी मैसेज पहुंचा देगा, लेकिन 032 कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने हताश होते हुए बताया कि भले ही वो 006 को अपनी फैमिली मानता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कभी भी ज्यादा बात नहीं की तो उनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। 006 ने उसे ये भी बताना जरूरी नहीं समझा कि वो जिंदा है। उसने कहा कि वो तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ आ गया, लेकिन सच तो ये है कि 006 ने अपनी फेक डेथ के नाटक के बारे में केवल और केवल एजेंट को ही बताया है। लेकिन एजेंट कहता है कि वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। 032 के ज्यादा करीब आता और उससे सब कुछ शेयर करता तो कैंप इस बात का फायदा उठाकर कभी भी 006 को टारगेट कर सकता था। इसीलिए उसने उससे दूरी बनाए रखी ताकि फ्यूचर में अगर कैंप को उसके जिंदा होने की बात पता भी चल जाए तो इसकी वजह से 032 को कोई परेशानी झेलनी ना पड़े। वो तो यहाँ तक इस मिशन में भागने के बजाय अपनी मृत्यु स्वीकार करने को भी तैयार था ताकि वो 032 को कैंप का टारगेट बनने से बचा ले। ये सब बातें सुन 032 को रियलाइज हुआ कि वो अब तक 006 को कितना गलत समझ रहा था। वो ये भी रिवील करता कि कैंप एजेंट के जिंदा होने की बात को सबसे छुपा रहा है। टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स के अलावा किसी को भी ये बात पता नहीं है कि 001 यानी एजेंट जिंदा है और इसी कारण से वो उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे हैं। लेकिन एजेंट ने उससे पूछा कि फिर उसे इस बात की जानकारी कैसे मिली। इस पर उसने बताया कि वो 006 की वजह से ये बात जान पाया था। इसके बाद 032 ने कहा कि वो कुछ और जगहों पर विजिट कर अपने ट्रेसेस छोड़ेगा, इसके बाद वो कैंप लौट जाएगा। जाने से पहले वो एजेंट को डायन की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। अपने मर्सनरी साथी की ये मुस्कान देख उसे यकीन नहीं हुआ कि वो ऐसे एक्सप्रेशंस भी देना जानता है। 032 जाने से पहले एक बार डायन से मिलना चाहता था, लेकिन एजेंट के घूरते ही उसका मन बदल जाता है। इधर घर वापस लौट एजेंट अपनी मरहम पट्टी करता है, लेकिन वो 032 की बातों को याद कर यही सोच रहा था कि आखिर कैंप के ऑफिसर्स चाहते क्या है। वहीं 032 भी अपने रूम पर पहुंच चुका है, लेकिन वहां आते ही उसे किसी की प्रेजेंस फील हुई, जिससे अलर्ट होकर वो अपनी गन निकाल लेता है। तभी खट्टा कट्टा आदमी बाहर आया, जिसने 032 से शांत रहने को कहा। ये व्यक्ति एडन है जो कैंप से कनेक्टेड था। 032
उसे पहले से ही जानता है और तभी एडन ने उससे गन नीचे करने को कहा। एडन ने उससे पूछा कि कैंप से भागने के बाद वो ऐसी जगह पर क्या कर रहा है, उसे तो अब तक बैकअप बुला लेना चाहिए था, क्या वो अब तक ट्रेटर को ढूंढ नहीं पाया। 032 घबराया हुआ है और वो यही सोच रहा था कि आखिर एडन उसके घर के अंदर कैसे आया। वो झूठ बोलता कि ट्रेटर को ढूंढना इतना आसान नहीं है, लेकिन तभी एडन ने चुपके से अपनी स्लीव में से नाइफ निकाला और तुरंत 032 को स्टॉप कर दिया। वो कहता है कि 032 ने कैंप के ऑर्डर्स को इग्नोर करने की जो गलती की है उसकी सजा देने ही वो यहाँ आया है। 032 ने पूछा कि क्या कैंप ने उसे मारने के ऑर्डर्स दिए हैं, इस पर एडन ने बताया कि कैंप ने तो बस यही कहा था कि अगर 032 ऑर्डर्स इग्नोर कर वापस लौटने से मना करे तो उसे मार देना। लेकिन इस सिचुएशन से हम ये समझ सकते हैं कि एडन यहाँ अपनी मनमर्जी कर रहा है। उसने 032 पर और भी अटैक्स किए, जिसके बाद उसने कहा कि वो काफी टाइम से उसे एलिमिनेट करना चाहता था। केवल 006 की वजह से ही उसने उसे अब तक जिंदा छोड़ रखा था, क्योंकि 006 का सामना करना उसके लिए भी कठिन है। 032 उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रहा है, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहता कि वो 006 से डरता था, और साथ ही में क्योंकि उसमें उससे भी डायरेक्ट फाइट करने की हिम्मत नहीं है तो इसीलिए उसने उसे धोखे से स्टैप किया। ये सुन आइडन उस पर अटैक करने के लिए बढ़ा, लेकिन 032 अपने सीक्रेट नाइफ से उसे घायल कर देता है। लेकिन आइडन ड्रॉ स्ट्रेंथ में ज्यादा पावरफुल था तो इसीलिए उसने 032 को पटक दिया और घायल होने के कारण वो भी अपना बचाव ना कर सका। एडन उसकी गन उठाते हुए कहता है कि सभी नंबर्ड मर्सनरीज एक जैसे होते हैं, उन्हें हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है क्योंकि कैंप ने उन्हें एक्स्ट्रा केयर और ट्रेनिंग के साथ पाल पोसकर बड़ा किया है और इसी वजह से नंबर्ड मर्सनरीज खुद को महान समझते हैं। 032 ने हंसते हुए कहा कि स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल स्किल्स का होना भी जरूरी है। तभी एडन ने उसके पैर पर शूट किया, लेकिन इससे पहले कि वो एक फाइनल शॉट ले पाता 032 ने नाइफ से उसका ध्यान भटकाया और वहां से भाग निकला। एडन ने फायरिंग की, लेकिन 032 किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन एडन को खून के निशान साफ दिख रहे थे और वो समझ गया कि 032 ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। मगर वो उसे ढूंढने के लिए जैसे ही मुड़ा तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये व्यक्ति झट से उसके पीछे आया और बड़ी सफाई से उसने एडन की गन में से बुलेट्स निकाली। उसके बाद वो उसे पंच करता है। एडन ने देखा कि उसके सामने एजेंट खड़ा है। टॉप नंबर्ड मर्सनरी 001 को देख उसके पसीने छूटने लगे, लेकिन तभी एजेंट उस पर कंटिन्यूअस अटैक्स करने लगता है। एडन को जवाब देने का मौका भी नहीं मिला। इसके बाद एजेंट उसके फेस पर किक कर उसका सर दीवार से भिड़ा देता है। इससे वो बेहोश हो गया, लेकिन 032 एजेंट से पूछता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। एजेंट ने एक प्लास्टिक बैग उठाकर उसे देते हुए कहा कि डायोन ने उसे बताया था कि उसके पास पैसे नहीं है। 032 देखता कि एजेंट उसके लिए खाना लाया है। वो हंसने लगा और उसने कहा कि 001 तुम बिल्कुल बदल चुके हो, क्या तुम्हारे सर पर कोई चोट लगी है? लेकिन तभी उसने रियलाइज किया कि शायद मेमोरीज जाने से पहले एजेंट ऐसा ही था और यही उसका असली नेचर है। अगले दिन हम एजेंट को एसडब्ल्यू ग्रुप के सीईओ से बात करते देखते हैं और हमें पता चला कि एजेंट ने एडन को एसडब्ल्यू ग्रुप को सौंप दिया है। वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है, जिसे दुनिया से दूर रखने के लिए एक विशेष जगह पर लॉक किया जाएगा। एजेंट ने उनका शुक्रिया किया, लेकिन सीईओ पूछते हैं कि क्या वो क्रिमिनल उसके पास्ट से रिलेटेड है। एजेंट ने कहा डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन रिलेटेड है। सीईओ कहते हैं कि वो कुछ और नहीं पूछेंगे, मगर अगर एजेंट को दोबारा उनकी जरूरत पड़े तो वो बेझिझक उन्हें बता सकता है। एजेंट के जाने के बाद सेक्रेटरी बताता है कि वो कुछ भी समझ नहीं पाया जब एजेंट ने अचानक कॉन्ट्रैक्ट पर उनसे हेल्प मांगी। उन्हें लगा नहीं था कि एजेंट इतनी आसानी से एक इंटरनेशनल क्रिमिनल उन्हें सौंप देगा, और इसी के साथ वो क्राइम सीन पर हुई गनफाइट के बारे में भी सीईओ को इन्फॉर्म करता है। सीईओ के रूम से बाहर आने के बाद एजेंट पिछली रात के इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था। 032 की हालत गंभीर थी तो एजेंट उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के लिए कहा, लेकिन वो मना करता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट में काफी समय लगेगा और तब तक कैंप को भी उस पर शक हो जाएगा। 032 ने बताया कि वो वापस कैंप जाएगा और ये सुनकर एजेंट चौंक जाता है, क्योंकि कैंप ने तो 032 को मारने के ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन उसने बताया कि एडन कैंप के ऑर्डर्स पर नहीं बल्कि अपनी पर्सनल दुश्मनी के कारण उसे मारने की कोशिश कर रहा था। कैंप ने एडन से कहा था कि अगर 032 उनके ऑर्डर्स को इग्नोर करे तो उसे मार देना, लेकिन एडन यहाँ अपनी मनमानी कर रहा था। 032 अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए कैंप से ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि उसे मारने के ऑर्डर्स क्यों दिए गए। एजेंट कहता है कि ये बहुत डेंजरस है, लेकिन 032 को ये एक सेफ गैम्बल लगता है। इस समय कैंप को 006 की डेथ पर डाउट नहीं है और इस बात का भी कोई सेंस नहीं था कि 032 को बस इसीलिए एलिमिनेट कर दिया जाए क्योंकि वो कैंप से 001 को ढूंढने भागा था। लेकिन 032 के कैंप वापस लौटने का असली कारण ये है कि उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। अगर वो छुपेगा तो कैंप उसका पता लगा लेगा, जिससे 006 के भी एक्सपोज होने का खतरा है। लेकिन अगर उसका ये प्लान कामयाब हुआ तो कैंप के लिए एजेंट को ढूंढ पाना और मुश्किल बना देगा, और अगर उसमें 006 की डेथ को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो कैंप का जल्दी ही एजेंट की लोकेशन पर से ध्यान हट जाएगा। 032 आखिर में एजेंट से उसकी रियल लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। एजेंट यही सब सोच रहा था कि तभी डायरेक्टर जी अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां आ जाती हैं। उसने एजेंट से उसकी इंजरीज के बारे में पूछा, इस पर एजेंट झूठ बोलता है कि वो पहले से बेहतर है। जी उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, मगर एजेंट ने हमेशा की तरह उसे इग्नोर किया और कहा कि उसकी फैमिली के साथ डिनर प्लान्स हैं। जी को भी अब लगने लगा कि एजेंट हर बार उसे जानबूझकर इग्नोर करता है। जी ने आगे एजेंट से पूछा कि क्या वो एक पार्ट टाइम जॉब में इंटरेस्टेड है, लेकिन एजेंट इस बार भी मना कर देता है। वो लोग वहां से जाने लगे कि तभी बॉडीगार्ड एजेंट से जल्दी रिकवर होने को कहता है ताकि वो सब दोबारा साथ में ट्रेनिंग कर सके। जी भी ये देख मुस्कुरा रही थी, क्योंकि हमेशा सीरियस रहने वाला उसका पर्सनल बॉडीगार्ड भी एजेंट की चिंता कर रहा था। एजेंट के जाने के बाद बॉडीगार्ड ने जी से पूछा कि क्या वो एजेंट से चासूहा का पार्ट टाइम बॉडीगार्ड बनने के लिए कहने वाली थी। जी ने कंफर्म करते हुए बताया कि रिसेंटली ही सुहा के साथ स्टॉकर वाला इंसिडेंट हुआ था। अगर एजेंट ने ये जॉब
एक्सेप्ट करता तो उसे बस सुहा के साथ खड़े रहना पड़ता, क्योंकि ज्यादा डेंजरस मिशन नहीं है। बॉडीगार्ड भी इस बात से एग्री करता है। इसके बाद हम एजेंट को अपने घर की तरफ जाते देखते हैं। रास्ते में उसे ग्रैंडपा मिले, जिन्होंने बताया कि कुछ ही दिनों में डायन का बर्थडे है। वो तो आजकल के बच्चों की पसंद नापसंद ज्यादा नहीं जानते, तो इसीलिए वो एजेंट से पूछते हैं कि डायन को क्या अच्छा लगता है और उसे किसमें इंटरेस्ट है। लेकिन बड़े भैया एजेंट भी यहाँ अपने ग्रैंडपा की तरफ ब्लैंक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिए के पास एक कॉल आया और वो मुस्कुराने लगी, क्योंकि ये कॉल एजेंट का था। एजेंट ने उससे पूछा कि क्या जो ऑफर उसने सुबह दिया था वो अभी भी अवेलेबल है। जिए को लगा कि वो साथ डिनर करने की बात कर रहा है, तो वो कहती कि वो शेड्यूल चेक कर बताएगी, लेकिन एजेंट ने उसकी बात काटते हुए कहा कि वो पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछ रहा है। ये सुनते ही जिए का मूड ऑफ हो गया और उसने एजेंट से पूछा कि क्या वो इस जॉब में इंटरेस्टेड है। एजेंट ने हाँ में जवाब दिया और जिए उसे अगले दिन किसी स्टूडियो में जाने के लिए कहती है। अगले दिन हम एक फिल्म स्टूडियो को देखते हैं जहाँ जोरों शोरों से शूटिंग की तैयारी चल रही है। इधर फेमस एक्टर सुहा को पता चला कि एक नया बॉडीगार्ड आने वाला है। वो इससे थोड़ा परेशान नजर आई, क्योंकि कंपनी ने पहले एक बॉडीगार्ड अपॉइंट किया था, तो उसे एक नए बॉडीगार्ड की जरूरत समझ नहीं आई। उसके असिस्टेंट ने बताया कि नया बॉडीगार्ड SW से है। हाल ही में उस स्टॉकिंग इंसिडेंट की वजह से ही SW बॉडीगार्ड भेज रहा है, लेकिन उन्हें ये भी पता चला है कि बॉडीगार्ड एक ट्रेनी है। ये सुनकर सुहा भी हैरान हो गई, लेकिन तभी फिल्म स्टूडियो में किसी की एंट्री होती है, जिसे देख सबके होश उड़ जाते हैं। इधर कंपनी का एरोगेंट बॉडीगार्ड कहता है कि SW ने शायद नए बॉडीगार्ड को एक्सपीरियंस लेने के लिए भेजा है, तो वो उसे उसका काम और लिमिट्स दोनों समझा देगा। असिस्टेंट ने उसका शुक्रिया किया, लेकिन बॉडीगार्ड गुस्से में है, क्योंकि उसे लगता है कि इतने इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रेनी बॉडीगार्ड को अपॉइंट करना SW की गलती है। अभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया और दरवाजा खुलते ही हम देखते हैं कि नया ट्रेनी बॉडीगार्ड और कोई नहीं बल्कि एजेंट है।